नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। इस सीरीज में बताए गए सारे लॉस, एक्ट्स, आर्टिकल्स, सेक्शंस साउथ कोरिया के कानून से संबंधित है। भारत या किसी और देश का इससे कोई लेना देना नहीं, इसीलिए आप भी इसे वैसे ही लें और कहीं भी अपनी दलीलबाजी ना शुरू करें। ये ड्रामा केवल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, तो आप भी केवल इसे एंजॉय करें। धन्यवाद। एग्जाम में हमारे हांजुन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसे आंसर करते वक्त उसके आंखों से आंसुओं का झरना बह गया। अब आगे। जिस पल सारे पजल्स के पीसेस अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं, सारा शक कम हो जाता है और संतोषजनक सच बाहर आ जाता है। वो उस कानून के फैसले की शुरुआत होती है जिसके एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार है। पर क्या कानून सच में न्यायपरायण है? वेल, लेट्स फाइंड आउट। ये अंधा कानून है। फॉर सम रीजन इन्वेस्टिगेशन रूम में प्रोफेसर यांग के साथ ली मैन हो भी बैठा होता है, जिसे पुलिस पकड़कर अपने साथ यहाँ लाई है। पर एंकलेट की वजह से ये अपनी बेगुनाही साबित कर चुका है कि ये मर्डर के वक्त वहाँ नहीं था। बट स्टिल वो लोग इसे प्रोफेसर यांग के साथ बैठाकर बतियाने दे रहे हैं और मॉनिटर रूम से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। प्रोफेसर यांग उससे फिर से पूछते हैं, अब तुम्हें याद आया? यहाँ पर पता चलता है कि एक बच्चे ने ली मैन हो को उस बच्ची का रेप करते हुए देख लिया था और भागने के दौरान एक कार से धक्का लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। ली मैन हो जो उसका पीछा कर रहा था, उसने उस कार का नंबर देख लिया था। ली मैन हो उस कार का नंबर लिखकर उन्हें देते हुए बोलता है, मैंने ये देखा था। प्रोसिक्यूटर सीओ ने कहा था कि ये राज मुझे अपने कब्र तक लेकर जाना है, इसीलिए मेरे पास दूसरी चॉइस नहीं थी। यहाँ पर पता चलता है कि जेल से छूटने के बाद प्रोफेसर सीओ ने ली मैन हो को अपने ड्राइवर की नौकरी दे दी थी। उधर लॉ स्कूल में एग्जाम टाइम ओवर हो चुका है, पर एन मौके पर अपना आंसर बदलने की वजह से क्लमजी का पेपर अभी तक फिनिश नहीं हो पाया है। इंस्ट्रक्टर उससे आंसर शीट छीनने लगते हैं, जिस प्रोसेस में पेपर ही फट जाता है, पर वो फटी हुई पेपर ही अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इधर इन्वेस्टिगेशन रूम में ली मैन हो बोलता है, जब आपको पता चला होगा कि आपके एकमात्र अनसॉल्व्ड केस की वजह सीओ है, तो आपको बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई होगी, है ना? मेरे साथ ऐसी धोखेबाजी होती तो मैं भी उनकी जान लेना चाहता। ये सुनकर मॉनिटर रूम से ऑब्जर्व कर रहे डिटेक्टिव जुंग बोलते हैं, ओके, अब हमें इनका मोटिव मिल गया है, और डिटेक्टिव ओ के साथ इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। इधर लॉ स्कूल में सब लोग हांजुन और प्रोफेसर सीओ वाले क्वेश्चन पर ही डिस्कशन कर रहे होते हैं कि उसका आंसर फॉल्स इन्फॉर्मेशन और डिफेमेशन यानी कि मानहानि ही होगा ना। सीरियस गाय बोलता है, हाँ और क्या, मिस ओ ने हमारे सामने प्रूव किया था। अब कहानी मार्च 2020 में जाती है, जहां स्कूल की डीन मिस ओ ने सबके सामने ये प्रूफ किया था कि हमारे एरोगेंट बाबा का लगाया इल्जाम गलत है और प्रोफेसर सीओ को हायर करने में किसी भी तरह का कोई भी करप्शन नहीं किया गया है। मिस ओ बोलती है, हमसे किसी भी तरह की कोई भी दया की उम्मीद मत करना। हम एक मीटिंग करेंगे जिसमें डिसाइड किया जाएगा कि तुम्हें एक्सपेल किया जाए या तुम्हारा एडमिशन कैंसिल किया जाए। हांजुन बोलता है, मुझे नहीं पता था कि ये एक फॉल्स एलिगेशन यानी कि गलत इल्जाम है। क्रिमिनल कोड का आर्टिकल 307 सेक्शन 2 कहता है कि अगर किसी पर लगाया गया कोई भी इल्जाम गलत है और इल्जाम लगाने वाले इंसान को इस बारे में पता है, तभी इसे डिफेमेशन यानी कि मानहानि माना जा सकता है। अगर इल्जाम लगाने वाले को लगता है कि इसके द्वारा लगाए गए इल्जाम सही है, तो इसे इलीगल एक्ट नहीं समझा जा सकता। ये सुनकर मिस ओ बोलती है, तो तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ ये सब होता है? इसका मतलब तुम हमारे स्कूल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। इस पर प्रोफेसर सीओ बोलते हैं, इसका मतलब वो मुझ पर भरोसा नहीं करता है। मैंने हमेशा कहा है कि हराम की मिली चीज घूस कहलाती है, पर फिर भी तोहफे के नाम पर मिली मुफ्त की जमीन को मैंने स्वीकार कर लिया। मैं समझ सकता हूँ कि ये मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करता। उसके बाद दिखाया जाता है कि अपना एरोगेंट बाबा और प्रोफेसर सीओ उनकी कार में बैठकर बातें कर रहे हैं, जहाँ प्रोफेसर सीओ उसकी बहुत परवाह कर रहे हैं, पर अपना एरोगेंट बाबा उनसे काफी ज्यादा नाराज है। प्रोफेसर सीओ बोलते हैं, तुमने जुडिशियल एग्जाम क्विट कर दिया और यहाँ पर भी खुद को परेशानी में डाल दिया, तुम कर क्या रहे हो? हांजुन बोलता है, ये किसकी गलती है कि मैंने गिव अप कर दिया? अपना डोनेशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए और निकल जाइए, मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ आए। प्रोफेसर सीओ बोलते हैं, ऐसा करना जरूरी है? हांजुन बोलता है, हाँ, मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ ताकि आप जैसा ना बन जाऊँ। मुझे आपसे नहीं सीखना। आपको पता नहीं है कि आप लॉ स्कूल में पढ़ाने लायक नहीं है? प्रोफेसर सीओ बोलते हैं, घूस के केस में मैं बेगुनाह साबित उनकी बात को काटते हुए हांजुन गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, आप इसीलिए बच गए क्योंकि वो लोग प्रूव नहीं कर पाए। कानून से खेलना और लोगों को धोखा देना बंद कीजिए। मैं आपसे पूछ पूछ कर थक गया हूँ कि आप इन सब में कैसे पड़ गए। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं, बस मेरे नजरों से दूर रहिए अंकल। जी हाँ, प्रोफेसर सीओ अपने एरोगेंट बाबा के अंकल हैं।
अरे मुझे चक्कर आने लग गया। वो वहाँ से जाने लगता है। तभी ली मैन हो जो उस समय प्रोफेसर सीओ का ड्राइवर बना हुआ था वो बोलता है, तुम क्या इतना ड्रामा कर रहे हो यार, जरा सोचो प्रोफेसर के तौर पर हायर होने के लिए इन्होंने उन्हें कितने पैसे दिए होंगे। ये सुनकर हांजुन गुस्से में कार पर जोर से मारता है, पर फिर बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे अपनी क्लमजी कांसोले धर लेती है जो पूछने लगती है कि तुम प्रोफेसर सीओ के कार में क्या कर रहे थे? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे लग ही रहा था, बताओ जल्दी। पर वो उसे इग्नोर करके जाने लगता है। सोले उसका हाथ पकड़ लेती है जिसमें उसे उसका चोट दिखता है। वो उसमें दवाई लगाने की बात बोलती है पर हांजुन मना करके जाने लगता है, लेकिन सोले उसे जाने नहीं दे रही होती, जिस वजह से हार मानकर उसे बताना ही पड़ता है कि प्रोफेसर सीओ उसके अंकल है। और ये बात बगल से गुजर रहा अपना सीरियस गाय जीहू भी सुन लेता है। फिर दोनों बातें करते हुए जाने लगते हैं और जीहो भी अपने रास्ते चला जाता है। सोले बोलती है, तो तुम्हारे अंकल ने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दिया, इसीलिए तुम अपना ही फ्यूचर बर्बाद करने पर तुले हो। अगर तुम एक्सपेल हो गए तो मेरी स्टडीज का क्या होगा? फिर उसे पिटीशन पर अपना साइन दिखाते हुए बोलती है कि मैंने भी पिटीशन पर साइन किया था, पर इस मैडम ने बिल्कुल छोटा सा साइन किया है ताकि स्कूल की नजर में ना आए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब इसे इतना ही डर था तो इसने पिटीशन पर साइन ही क्यों किया, राइट? वेल, आपको तो पता ही है कि अपना हांजुन सेकेंड राउंड जुडिशियल एग्जाम पास कैंडिडेट है, और अगर अपने अंकल की वजह से इसने अपने सपने से गिव अप नहीं करा होता तो अभी थर्ड राउंड की तैयारी या फिर शायद एग्जाम भी दे चुका होता। खैर, तो इसी बात का फायदा उठाकर उसने पिटीशन साइन करने वालों के सामने ये ऑफर रखा था कि वो उनकी पढ़ाई में मदद करेगा जो पिटीशन को साइन करेंगे, क्योंकि जाहिर है कि इस मतलबी दुनिया में कोई बिना किसी फायदे के तो कुछ नहीं करता, राइट? Yes, exactly. हाँ, तो इसका छोटा सा साइन देखकर हांजुन उसे घूरने लगता है। काटेगी क्या? क्लमजी कन्फेस करती है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ पढ़ना चाहती थी पर स्कूल के नजर में नहीं आना चाहती थी, इसलिए मैंने इस ट्रिक का इस्तेमाल किया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये सुनकर हांजुन फिर से जाने लगता है। क्लमजी उसे फिर से रोकर बोलती है, तुम्हें लगता है कि तुम मिस ओ के खिलाफ जीत पाओगे? मिस ओ पीछे से उसी तरफ आ रही होती है जो देखकर अपना एरोगेंट बाबा उसे शांत रहने को बोलता है, पर ये क्लमजी उसका इशारा नहीं समझ पाती और बड़बड़ किए जा रही होती है कि मिस ओ सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी है। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी जिद छोड़ दो। तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो नहा धोकर तुम्हारे ही पीछे पड़ गई है? तभी पीछे से आवाज आती है, क्या सच में? It was at this moment that he knew. He मैं तो बस इसे ये बोल रही थी कि पिटीशन बाजी बंद करे, है ना हांजुन? मिस ओ हांजुन को अपनी जिद छोड़कर वो पिटीशन हटाने को बोलती है, पर ये ऐसा करने को तैयार ही नहीं। क्लमजी से डिफेंड करने लगती है कि प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए, मैं इसे वो पिटीशन हटवा दूंगी, अगर ये नहीं माना तो मैं हटा दूंगी। पर उसकी बात काटते हुए हांजुन मिस ओ से बोलता है, अगर आप मुझे एक चांस दे तो मैं ये साबित कर दूंगा कि आप सच में हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हो। उसके बाद कॉपी प्रिंटिंग रूम में अपने दोनों चिंदी अपने एरोगेंट बाबा को डिफेंड करने के लिए मानहानि से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को छाट रहे होते हैं और एरोगेंट बाबा अपनी क्लमजी को उसका डिफेंडर बनने को बोल रहा होता है, पर क्लमजी मना करने लगती है कि मैं तुम्हें डिफेंड कैसे कर सकती हूँ, बकवास मत करो। इस पर मिस्टर डोंग बोलते हैं, सही तो कह रही है, इसका कोई दुख ही नहीं बनता, तुम इस हाफ माइंड फुल क्रैक पर भरोसा भी कैसे कर सकते हो? बट अपना एरोगेंट बाबा इज स्टिल इंसिस्टिंग कि इसकी डिफेंडर तो क्लमजी ही होगी। क्लमजी बोलती है, नहीं मैं नहीं कर सकती, इस पर तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करता है, और मैं ही क्यों, यहाँ पर बहुत से दिमागदार लोग हैं, बहुत से लोग खुशी खुशी तुम्हारे डिफेंडर बनने को तैयार हो जाएंगे। हांजुन बोलता है, तुम्हें सच में लगता है, ये जानते हुए कि मैं पूरे स्कूल के खिलाफ लड़ रहा हूँ, मेरा साथ कौन देना चाहेगा? हाँ, मिस्टर डोंग बोलते हैं, फिर भी तुम खुद अपने आप को इससे ज्यादा अच्छे से डिफेंड कर लोगे। इस बावली ने तो सेल्फ हेल्प की जगह पर सेल्फ कंफर्ट बोल दिया था, याद नहीं? ये सुनकर अपनी क्लमजी का गुस्सा 7वें आसमान पर। मिस्टर डोंग उसे भड़काने लगते हैं और ये भड़कने लगती है। दोनों में शर्त भी लग जाती है कि अगर वो जीत गई तो मिस्टर डोंग उसे इस कॉपी प्रिंटिंग रूम में एज अ पार्ट टाइमर हायर कर लेंगे। अब अपनी क्लमजी पूरे जोश में कि अब तो वो अपने एरोगेंट बाबा को डिफेंड करके ही रहेगी। वो इस बात से परेशान होने लगती है कि उसका आंसर शीट फट गया था, कहीं उसे 0 तो नहीं मिलेगा, और पछताने लगती है कि मैंने लास्ट मोमेंट पर अपना आंसर क्यों बदला, अगर नहीं बदलती तो टाइम पर पेपर कंप्लीट हो जाता। और मिस्टर डोंग उसे और भी ज्यादा डराने लगते हैं कि बेटा उस सब्जेक्ट में तो तू खुद को फेल ही समझ। फिर वो ये सोचने लगते हैं कि जेल में प्रोफेसर यांग आंसर शीट चेक कैसे करेंगे। ये समस्या है। पर अपने प्रोफेसर यांग के लिए ये कोई समस्या वाली बात नहीं है रे बाबा, वो तो अपने सरकारी वकील जिसका नाम पाक ग्योंगते हैं उससे केस डिस्कस करने के आड़ में मस्त अपना आंसर शीट चेक करने में लगे होते हैं। Snoop Dogg। हेलो
तेरा कॉल। मिस्टर डोंग बोलते हैं तू ही उनके पास आंसर शीट लेकर गया है ना, तूने उनसे कुछ कहा? तभी उसे याद आता है और वो प्रोफेसर यांग को बताने लगता है कि इसमें एक टेप लगा हुआ आंसर शीट है जो एक स्टूडेंट से छीनते वक्त फट गया था। उसने गिवन टाइम से 30 सेकंड बाद पेपर सबमिट किया था, पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही मिस्टर डोंग से जोर का डांट लगाते हुए प्रोफेसर यांग को बताने से मना करने लगते हैं ताकि वो अपनी क्लमजी का नंबर ना काट पाए। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। वकील पाक बोलता है पर क्यों, इनके टीए ने मुझे इन्हें बताने को कहा है। मिस्टर डोंग बोलते हैं अपना मुंह बंद रख, समझ ले तू भूल गया। वकील पाक बोलता है हाँ मैं भूल गया था, पर आपने मुझे याद दिला दिया। इस पर मिस्टर डोंग उसे धमकाने लगते हैं कि मैं तेरी बीवी को बोल दूंगा कि तू ज्यादा पैसे के लिए गलत गलत केसेस अपने हाथ में ले लेता है। इस पर वकील पाक की बोलती बंद। फिर मिस्टर डोंग से प्रोफेसर यांग से बात करवाने को बोलते हैं। मिस्टर डोंग प्रोफेसर यांग से बात कर रहे होते हैं, पर प्रोफेसर यांग उन्हें इग्नोर करते हुए आंसर शीट चेक करने में लगे होते हैं। तभी उनके हाथ में हमारे एरोगेंट बाबा हांजुन का आंसर शीट आता है, जिसमें प्रोफेसर सीओ के अगेंस्ट पिटीशन वाले क्वेश्चन में उसके गिरे आंसू की वजह से इंक फैल चुका था। उसने भी क्लमजी की ही तरह उस बात को फैक्ट बताया था और जस्टिफिकेशन की मांग की थी। ये देखकर प्रोफेसर यांग को उसका एंट्रेंस इंटरव्यू याद आ जाता है, जिसमें उसने कहा था कि मैं एक प्रोसिक्यूटर बनना चाहता हूँ, एक ऐसा प्रोसिक्यूटर जो सिद्धांतों पर चले, जो अपने मतलब के लिए कानून का फायदा उठाते हैं। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि एक असली प्रोसिक्यूटर कैसा होता है। प्रोफेसर यांग बोलते हैं जो प्रोसिक्यूटर कानून का फायदा उठाते हैं, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? हांजुन बोलता है जो कानून जानते हैं वो उन लोगों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं जिन्हें कानून का ज्ञान नहीं। प्रोफेसर यांग पूछते हैं तुम किन सिद्धांतों पर चलना चाहते हो? हांजुन बोलता है सच्चाई का साथ और निर्दोषों को न्याय, और यही वजह थी कि आंसर लिखते वक्त वो रो रहा था। हांजुन को सच्चाई और अच्छाई का साथ देना उसके अंकल नहीं सिखाया था, पर उनके गलत कामों की वजह से उसे उन्हीं के खिलाफ खड़ा होना पड़ा था। शाम को हर रोज की तरह आज भी ये सुनसान मैदान में दुख, दर्द और पीड़ा के साथ दौड़ने वाला एक्सरसाइज कर रहा होता है, और उधर सीरियस गाय जीहू हांजुन और प्रोफेसर सीओ की फोटोज देख रहा होता है, जिससे साफ पता चल रहा है कि दोनों कितने क्लोज हुआ करते थे। अपने एरोगेंट बाबा से उसकी आंटी यानी कि प्रोफेसर सीओ की वाइफ मिलने आती है, जो इससे बहुत नफरत करती है। उसने तो इसे प्रोफेसर सीओ का श्राद्ध भी अटेंड नहीं करने दिया था, और आज भी वो इसे इसीलिए मिलने आई है ताकि प्रोफेसर सीओ के विल को रीन्यू करवा सके। प्रोफेसर सीओ अपने हांजुन से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी जायदाद हमारे एरोगेंट बाबा के नाम कर दी थी, जिसके बारे में इसे भी आज ही पता चला है। और उसी को रीन्यू करवाने के लिए ये आंटी पेपर्स के साथ इसके पास पहुंची है ताकि ये उनकी जायदाद त्याग दे, और फिर आंटी की बल्ले बल्ले। हांजुन बोलता है अभी ये सब जरूरी है, अभी तक उनके कातिल का भी पता नहीं चला है। आंटी बोलती है पुलिस खूनी को पकड़ लेगी और खूनी को सजा मिल जाएगी। अगर सच में प्रोफेसर यांग ने उन्हें मारा है, तब भी उनसे ज्यादा मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तभी क्लमजी अपने कपड़े धोने के लिए उधर से ही गुजर रही होती है, जो उन्हें देखकर चुपके चुपके वहाँ से जाने लगती है ताकि उनके नजर में ना आ सके। कॉज जाहिर सी बात है कि जिस तरह से ये आंटी उससे बोल रही है, हांजुन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि कोई इन दोनों की बात सुने। आंटी बोलती है मैं तुमसे नफरत करना बंद करना चाहती हूँ, इसीलिए मेरे कोरिया छोड़कर जाने से पहले इसे साइन कर देना, और चली जाती है। हांजुन बहुत उदास हो जाता है। जब क्लमजी अपने कपड़े साफ करके लौटती है तो हांजुन अभी भी वहीं बैठा होता है। उसे इस तरह से देखकर क्लमजी को बहुत बुरा लगता है। और उधर प्रोफेसर यांग भी जेल में सभी सोए हुए कैदियों के साथ अलग ही उदास लेटे हुए हैं। अगले दिन उन्हें उनका सूट बूट पहनाकर हेड प्रोसिक्यूटर जिन युंग वू के पास ले जाया जाता है, जो खुद ही उनकी हथकड़ी खोलते हैं, ये बोलते हुए कि माना हमारे पास इन्हें अरेस्ट करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं, पर हमें इन्हें पोलाइटली और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए। एक्चुअली ये दोनों कलीग्स और राइवल्स रह चुके हैं जो एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। खैर, एक तरफ जहाँ हेड प्रोसिक्यूटर जिन प्रोफेसर यांग को इतनी इज्जत देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके सरकारी वकील के वहाँ पहुँचते ही उन्हें दूर बैठाने लगते हैं। गजब बेइज्जती है। पर प्रोफेसर यांग बोलते हैं हमारे पास वेस्ट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं, जो सुनकर सरकारी वकील उनके पास आकर बैठ जाता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल कर उन्हें देता है। उधर एमएलए को, जो प्रोफेसर सीओ के बहुत अच्छे दोस्त थे और जिन्होंने उन्हें घूस के तौर पर वो जमीन दी थी, वो स्कूल की डीन मिस ओ पर दबाव डाल रहे होते हैं कि प्रोफेसर यांग को निकाल दिया जाए, क्योंकि उनकी वजह से स्कूल की बहुत बदनामी हो रही है। पर हमारी डीन मिस ओ ऐसा करने को तैयार नहीं, क्योंकि अभी तक वो दोषी नहीं साबित हुए हैं। इस पर एमएलए भड़क जाते हैं और अपने पावर्स का धौंस देकर चले जाते हैं। इधर पता चलता है कि वकील पाक ने जो निकाला था वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि बाकी बचे अनचेक्ड आंसर शीट थे, जो अपने स्वागर प्रोफेसर यहीं बैठकर चेक करने लगते हैं।
हेड प्रोसिक्यूटर जिन उनसे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट अपने यांग क्रेट्स का इग्नोरिंग ट्रीटमेंट यहाँ भी कंटिन्यू है। इरिटेट होकर प्रोसिक्यूटर जिन उनसे पेपर्स छीन लेते हैं और बोलते हैं अगर तुम दोषी साबित हो गए तो इन्हें चेक करने का क्या फायदा रह जाएगा। प्रोफेसर यांग फिर से उनसे वो पेपर्स छीन लेते हैं और बोलते हैं मेरा काम खत्म ही होने वाला है, तब तक तुम इससे बात कर लो। प्रोसिक्यूटर जिन वकील पाक को घूरने लगते हैं। वकील पाक घबराते हुए बोलते हैं ये यहाँ कुछ नहीं बताना चाहते, कोर्ट रूम में ही सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं, और घबराहट के मारे प्रोफेसर यांग के लिए मंगवाया हुआ कॉफी पीने लगते हैं। यहाँ पर कोर्ट रूम से मतलब है लॉ स्कूल वाला मॉक कोर्ट रूम। प्रोफेसर यांग ने प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन के लिए अपील किया है। अब जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, उन्हें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। उधर परेशान मिस ओ कॉपी प्रिंटिंग रूम में आकर बैठ जाती है, जिनका मूड ठीक करने के लिए मिस्टर डोंग उनसे बातें करने लगते हैं और कहानी अब पास्ट यानी कि मार्च 2020 में चली जाती है, जहां अपनी क्लमजी अपने एरोगेंट बाबा की डिफेंडर बनी हुई है और इनके अगेंस्ट में है अपना सीरियस गाय जीहू। ये केस पूरे स्कूल में टेलीकास्ट हो रहा है। आप इसे प्रैक्टिकल क्लास की तरह समझ सकते हैं, जस्ट लाइक कोर्ट रूम वाला मॉक ड्रिल। खैर, अपनी क्लमजी कांसोले पहली बार किसी को डिफेंड कर रही है, इसीलिए घबराते हुए अपनी दलील देना शुरू करती है। जब हांजुन ने पिटीशन लिखा था तो उसे नहीं पता था कि वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है, क्योंकि मिस्टर सीओ को डोनेशन के तुरंत बाद ही हायर कर लिया गया था, तो उन पर शक करना रीजनेबल था। हांजुन अपने शक को वेरीफाई करने के लिए मिस्टर सीओ के पास गया भी था, पर उन्होंने शक को दूर करने के बजाय ये कहा कि हांजुन जो सोचना चाहता है वो सोच सकता है। इस पर जीहो बोलता है वो इसीलिए क्योंकि हांजुन का सवाल जवाब देने लायक नहीं था। वो इतना तो स्मार्ट है ही कि समझ सकता था कि मिस्टर सीओ के कहने का क्या मतलब था, और उसे इसलिए भी समझ जाना चाहिए था क्योंकि मिस्टर सीओ उसके अंकल हैं। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। जीहू अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है हांजुन कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं दे पाया जिससे ये साबित हो पाए कि उसके द्वारा लगाए गए इल्जाम सच है। तुम्हें क्या लगता है एक स्मार्ट लड़का फॉल्स इन्फॉर्मेशन जैसी बेबुनियादी बातों पर भरोसा करके किसी पर भी शक कर लेगा? सोले बोलती है अगर हांजुन को पता होता कि वो सब सच नहीं है तो वो पिटीशन क्यों? उसकी बात को काटते हुए जीहू बोलता है वो पिटीशन सिर्फ एक छलावा था, क्योंकि हांजुन को डर था कि उसका एडमिशन भी डोनेशन से रिलेटेड हो सकता है। इस पर सोले बोलती है मैं भले ही एडमिशन के लिए इस तरह की हेल्प ले सकती हूँ, पर हांजुन को ऐसा रास्ता चुनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसने सेकेंड राउंड जुडिशियल एग्जाम पास किया है। अगर डीन की जगह पर मैं होती तो मैं इसे स्कूल ज्वाइन करने के लिए पैसे तक ऑफर करना चाहती। अगर इसे पता होता कि ये सच नहीं है तो ये कभी भी पिटीशन डालकर अपने प्यारे अंकल पर धावा नहीं बोलता, और इसने तो लोगों से पिटीशन साइन करवाने के लिए ऑफर तक भी रख दिया। ये सब करते वक्त हांजुन बहुत दर्द में था, पर इतने दर्द में होने के बावजूद भी इसने ये सब इसीलिए किया क्योंकि इसे लगा कि ये बात सच है। न्याय के लिए इसने अपने अंकल को भी तभी प्रोफेसर यांग उसकी बात को काट देते हैं और दोनों की जगह एक्सचेंज कर देते हैं। अब एरोगेंट बाबा का डिफेंडर जीहू है और क्लमजी उसके विरोध में। सोले ने अभी जो भी कहा था वही सब दलीलें अब जीहू देने लगता है, पर सोले उससे बहस नहीं कर पाती क्योंकि अपने ही दिए हुए आर्ग्यूमेंट को काट कर ये गिरगिट की तरह रंग नहीं बदल सकती। प्रोफेसर यांग उसे उकसाने की कोशिश भी करते हैं कि तुम ये कर सकती हो, बट सोले बोलती है मैं नहीं कर सकती। इस बात से प्रोफेसर यांग और मिस ओ बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। मिस ओ अपना फैसला सुनाते हुए बोलती है प्रोसिक्यूशन ने हार मान ली है, इसीलिए हांजुन की जीत हुई। स्कूल इस केस को ड्रॉप कर देगी और इसी तरह फाइनली ये भसड़ खत्म। बट अपनी क्लमजी इज नॉट हैप्पी। अब पूछो क्यों? मैं नहीं बताऊंगा। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ मिस्टर डोंग बोलते हैं वो बिल्कुल वैसी ही है जैसा आप अपनी जवानी के दिनों में थी। आप रो गई थी ये बोलते हुए कि आपसे नहीं होगा, और दोनों हंसने लगते हैं। मिस ओ बोलती है जब मुझे अपने ही आर्ग्यूमेंट पर विरोध करने को कहा गया था तो मुझे बहुत खराब लगा था, इसीलिए मैं लॉयर की जगह जज बन गई। यहाँ पर पता चलता है कि जिस दिन अपने एरोगेंट बाबा ने वो पिटीशन डाला था उसी दिन प्रोफेसर यांग के आइडिया पर मिस ओ और प्रोफेसर यांग ने वो सब नाटक रचा था, ताकि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सारे स्टूडेंट्स डिफेमेशन यानी कि मानहानि वाले केसेस का पार्ट पढ़ लें और साथ ही अपना एरोगेंट बाबा भी बच जाए, क्योंकि अगर दोनों वो सब नाटक नहीं रचते तो स्कूल के प्रेसिडेंट इस केस को इतनी आसानी से नहीं जाने देते। अब इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाना। प्रोफेसर यांग और मिस ओ रॉक्स। उधर अपनी क्लमजी प्रोफेसर यांग से मिलने के लिए विजिटर्स फॉर्म में अपना डिटेल्स भर रही होती है, तभी उसे सीरियस गर्ल की ये बात याद आ जाती है। तुम्हें पूरा यकीन है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है? वो विजिटर्स फॉर्म को मचोड़ देती है। तभी अपना एरोगेंट बाबा वहाँ आता है और उसके हाथ से वो विजिटर्स फॉर्म लेकर अपने साथ साथ उसका नाम भी लिख देता है, और फिर दोनों प्रोफेसर यांग से मिलने जाते हैं। बट अपने प्रोफेसर यांग बिंग यांग ग्रेट्स उनसे और कुछ पूछने के बजाय सीधा ये पूछते हैं कि मॉक ड्रिल में क्या फैसला निकला। अपना एरोगेंट बाबा जो उस ड्रिल में कैदी बना हुआ था वो बोलता है मैं रिहा हो गया, वो लोग क्राइम प्रूफ नहीं कर पाए। अपनी क्लमजी जो जज बनी हुई थी वो बोलती है मैं इसे दोषी करार देना चाहती थी, पर इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत ही नहीं पेश हुआ। प्रोफेसर यांग बोलते हैं इसीलिए ये दोषी साबित नहीं हो पाया, है ना? फिर एरोगेंट बाबा से बोलते हैं तो तुमने उसका खून नहीं किया? हांजुन बोलता है मैंने किया, पर सबूतों की कमी ने मुझे बचा लिया।
क्लमजी बोलती है, क्या तो मेरा अनुमान सही था, मेरे दिमाग ने सही घंटी बजाई थी। मैं एक जज थी फिर भी गुनहगार को छोड़ दिया, लानत है तुझ पर खोपा वाली। हांजुन बोलता है, और आपका क्या आपने उन्हें मारा है? कहीं किसी जगह पर एक बच्ची गिरे हुए पैम्पलेट्स उठा रही होती है, तभी उसकी नजर न्यूज़ पर पड़ती है जिसमें प्रोफेसर सियो के ही मर्डर वाली न्यूज़ चल रही होती है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि प्रोफेसर यांग को जल्द ही दोषी करार दे दिया जाएगा। सूत्रों से बहुत हैरान कर देने वाली बात सामने आई है। उनके खून करने का मोटिव जूरे डोंग के हिट एंड रन केस से संबंधित बताया जा रहा है। अपने हिट एंड रन केस को कवर करने के लिए प्रोफेसर सियो ने चाइल्ड रेपिस्ट ली वैन हो से सौदा किया था, जो उस एक्सीडेंट का एकमात्र गवाह था। ये सब सुनकर बच्ची बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और उसके हाथ से सारा पैम्पलेट्स गिर जाता है। वो फिर से उन्हें उठाने लगती है, तभी वहाँ पर एक आदमी उसकी मदद करने के लिए पहुँच जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि ली मैन हो ही है। ये देखकर बच्ची की डर से हालत खराब। इधर प्रोफेसर यांग को उनके प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन के लिए लॉ स्कूल के मॉक कोर्ट रूम के वेटिंग रूम, यानी कि वो जगह जहाँ प्रोफेसर सियो की हत्या हुई थी, वहाँ लेकर जाया जाता है। वहाँ पर वो सारे स्टूडेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो इस केस में सस्पेक्ट्स है, यानी कि वो लोग जिनके फुटप्रिंट्स मिले थे। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। क्लमजी जो केस की सस्पेक्ट नहीं है, वो चुपके से अंदर जाने की कोशिश करती है, पर पुलिस उसे वहीं रोक देती है। प्रोफेसर यांग अपना प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, जिसमें पता चलता है कि उस दिन स्टूडेंट को ब्रेक देने के बाद सिर दर्द की वजह से प्रोफेसर सियो वेटिंग रूम के बाहर वाली सीढ़ियों पर ही बैठ गए थे और कॉफी में नशीली ग्लूकोन डी पाउडर मिला रहे थे। तभी प्रोफेसर यांग वहाँ कर उनसे वो पैकेट छीन लेते हैं और बोलते हैं एक लॉ प्रोफेसर ड्रग्स ले रहा है। उनकी बातों से पता चलता है कि वो हिट एंड रन केस वाली वीडियो प्रोफेसर सियो ने हाल ही में प्रोफेसर यांग को भेजी थी। इससे पहले प्रोफेसर यांग को भी नहीं पता था कि वो प्रोफेसर सियो की कार थी। दोनों वेटिंग रूम में आ जाते हैं और प्रोफेसर यांग उन्हें खुद को पुलिस के हवाले करने को बोलते हैं, पर प्रोफेसर सियो मना कर देते हैं, ये बोलते हुए कि वो वीडियो भेजकर मैं तुम्हारे सामने अपनी गलती कन्फेस कर रहा हूँ ताकि तुम मुझे माफ कर दो, मैं बहुत सह चुका हूँ, अब बर्दाश्त नहीं होता। प्रोफेसर यांग उस नशीली ग्लूकोन डी पाउडर को वॉशरूम के बेसिन में डालने लगते हैं, पर प्रोफेसर सियो उन्हें रोकने लगते हैं, लेकिन वो जल्दी से पूरा पैकेट फेंककर नल चला देते हैं ताकि वो दोबारा उसका इस्तेमाल ना कर सके और रैपर डस्टबिन में फेंक देते हैं। पर तभी लो ब्लड शुगर की वजह से अचानक से प्रोफेसर सियो बेहोश हो जाते हैं और यही वजह थी कि प्रोफेसर यांग ने प्रोफेसर सियो के कॉफी में चीनी थी जो वहीं पड़ी थी और जबरदस्ती उन्हें पिलाई थी ताकि उनकी हालत बेहतर हो पाए। यही वो रियल रीजन है जिस वजह से उन्होंने जबरदस्ती उन्हें उस दिन कॉफी पिलाई थी। वो उन्हें बचा रहे थे, मार नहीं रहे थे। खैर, तभी प्रोफेसर यांग को कुछ लगता है और वो दौड़कर सीढ़ियों के पास जाते हैं, जहां उन्हें किसी के चश्मे का टूटा हुआ टुकड़ा मिलता है। अब इसका एग्जैक्ट नेम क्या है वो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। डिटेक्टिव जुंग उस टुकड़े को देखकर बोलते हैं ये उनके चश्मे का टुकड़ा है, वो सीढ़ियों से गिरे थे। वो डिटेक्टिव ओ से उस टुकड़े को प्रोफेसर सियो के चश्मे से मैच करने को बोलते हैं। तभी प्रोफेसर यांग की नजर अपने एरोगेंट बाबा पर पड़ती है और दिखाया जाता है कि किसी ने प्रोफेसर सियो का चश्मा बदल दिया था। फिर उसी मोमेंट को दिखाया जाता है जब अपने एरोगेंट बाबा ने प्रोफेसर यांग से पूछा था कि आपने उन्हें मारा है। प्रोफेसर यांग ने जवाब दिया था नहीं। इस पर क्लमजी ने खुशी से कहा था मुझे पता था, आप ऐसा नहीं कर सकते। पर किसने किया होगा? जा पूछ क्या। ये सब सोचने के बाद प्रोफेसर यांग अचानक से हांजुन के पास जाकर बोलते हैं वो तुम थे हांजुन, और दिखाया जाता है कि उनका चश्मा बदलने वाला कोई और नहीं बल्कि हांजुन ही था। प्रोफेसर यांग के सवाल का हांजुन कोई जवाब नहीं देता और दिखाया जाता है कि उस दिन हांजुन ने ही प्रोफेसर सियो को धक्का दिया था और सीढ़ियों से गिरने के दौरान उनके चश्मे का टुकड़ा गिर गया था। और यहीं पर एपिसोड खत्म।